है मुश्किल इसलिए क्योंकि हमने कभी इस एस्पेक्ट को खोला नहीं है। आपको मेरा ख्याल है ऑन डेली बेसिस वीकली बेसिस ना एक्सटर्नल नॉइज से हट के अंदर की आवाज भी सुनते रहना चाहिए। कि हमारे यहाँ एक तस्वुर ये पाया जाता है कि अपनी शख्सियत में कोई भी तब्दीली करने की ना एक उम्र होती है। मसलन मेरी उम्र जो है ना अब गुजर गई है। तो मुझे लगता है कि ये तो आप टोटल फिजूल बात है कि कहें कि जी ये बंदा ठीक है। चलें, गुड, चालीस ये साल बड़ा के। बड़ा इनकरेजिंग है। वरना तो मतलब ये सुन सुन के बंदा बड़ा मायूस होता है। लोग कहते हैं कि और छो जी हूँ तुसी कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन का भी हिस्सा है। हमने हम्म। एज ब्रैकेट्स रखी हुई हैं कि अगर आपने ये तालीम हासिल करनी है इसके लिए इस उम्र के बाद आप नहीं कर सकते। बाहर ऐसा नहीं है, आप 60 के हैं, 70 में कोई नई चीज पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो इनवाइट करते हैं, वेलकम करते डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा तो आपने हमें रेस्क्यू किया है बाकायदा। हैं। नहीं नहीं, आई थिंक मैंने मैं अपने आप को रिडीम किया है। अभी आया था 2-3 दिन पहले पहले भूल गया। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात की जिन पे था कि वो कर लेंगे एग्री, तो वो मसरूफ़ थे। तो उस दिन बहुत ही डेस्परेट था मैं कि अब क्या करूं, तो आपसे बात हुई तो यू एग्रीड, थैंक यू वेरी मच। तो आप शुरू कीजिए, बताइए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट थीम है कि रिक्लेमिंग आवर माइंड्स। क्या इसको कैसे कंसेप्चुलाइज करें और प्रैक्टिसेस कुछ सजेस्ट करें कि क्या उसके लिए करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवर टू यू, आप शुरू थैंक कीजिए, फिर उसके बाद हम थैंक यू जी। सवाल सब करेंगे। बहुत सो शुक्रिया। जो ये सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है मैंने शाहिद साहब से कहा था साइकोलॉजिकल इंस्लेवमेंट के ऊपर बात करनी है, तो शायद ये टॉपिक आपको बड़ा अनयूजुअल लगे कि हम साइकोलॉजिकली कैदी कैसे बनते हैं, जहनी तौर पे हम कैसे किसी की कैद में आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से सेट करूंगी कि इसके तीन एस्पेक्ट हैं, एक पर्सनल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट है और एक इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। तो पर्सनल एस्पेक्ट से अगर मैं शुरू करूं तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होती, उसका कोई सेंस ऑफ गॉड नहीं होता। तो वो क्या करता है कि एक्सटर्नल डेटा के जरिए अपनी एक वर्ल्ड या नैरेटिव या स्टोरी बनाता है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल पार्ट उसका खुद का होता है और वो उससे ड्राइव कर रहा होता है लवर्स कौन है, हेटर्स कौन है, हीरो कौन है, विलन कौन है। और वो इसी तरह 3 से लेके 7 साल तक वो अपनी एक स्टोरी को बिट बाय बिट बुन रहा होता है। अब इसमें क्या है कि जब वो स्टोरीज बना रहा होता है तो हर चीज चूंकि उसकी जात पे सेंटर्ड होती है तो उसकी अपनी नीड्स जो हैं वो प्राइमरी समझे सोर्स है किसी को कोई भी टाइटल देने के लिए। तो वो पहले क्या करेगा कि अगर अम्मा जो है वो उसकी नीड्स को ज्यादा पूरा कर रही है तो वो हीरो अपनी अम्मी को बना देगा। और अगेन वो अपने सेंटर अपने लिमिटेड लेंस से चीजों को लेबल कर रहा है। और जो उसकी नीड्स को पूरा नहीं करता या उसकी नीड्स को नॉट ओनली पूरा नहीं करता बल्कि हार्म कॉज करता है बाय डिसग्रीइंग विद हिज नीड्स, विद हिज वांट्स, विद हिज विश लिस्ट, तो वो उसको डिफरेंट लेवल्स में विलन करार दे देता है। तो अब इस स्टोरी में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा लूप होल ये है कि ये ज्यादातर हमें एक अफसानवी बात लग रही है, राइट। ये इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही क्योंकि लॉजिक के ऊपर तो हमें ये साइंस कहती है कि आपकी ब्रेन की फुल डेवलपमेंट 23 से 24 साल तक होती रहती है, जबकि इमोशनल लैंडस्केप बच्चे का वो 7-8 साल में मुकम्मल हो जाता है। यानी अगर मैं उसको राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के साथ कहूँ तो उसका जो इमोशनल ब्रेन डेवलपमेंट है वो अर्ली उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और जो लेफ्ट ब्रेन है जिसमें इंटेलेक्ट है, लॉजिक है, रैशनैलिटी है, उसको डेवलप होने में वक्त लग रहा है। तो इस सारी जो 3-4 सालों में उसने ये बड़े बड़े टाइटल्स और स्टेक्स दे दिए अपनी जिंदगी की बेस्ड ऑन वेरी ट्रिवियल डेटा। कितनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं किसी को इतना बड़ा टाइटल दे दूं कि ये मेरा लवर है, ये मेरा हेटर है, ये मेरा हीरो है, ये मेरा विलन है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरी फ्यू रॉ सब्जेक्टिव बाइस डेटा, तो ये तो बनाना उस बच्चे के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। मजे की बात यह है कि हम इस डेटा को छोड़ते ही नहीं है जिंदगी भर। यानी हमारे सिस्टम के ऊपर वो इस तरह से इम्प्रिंट हो जाता है कि हर वो बंदा हमारी अडल्ट लाइफ में जो इनसे मिलते जुलते
कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, हम उनको वही जगह दे देते हैं जो हमने फर्स्ट टू हेटर्स लवर्स और हीरो विलन के ग्रुप्स बनाए होते हैं। और जैसे ही उनके साथ मैच होती है उनकी पर्सनालिटीज, तो हम एक्स्ट्रा वेट देना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा पेडिस्टल पे उन्हें चढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का जो कमांड सेंटर है, जहां से हमारी इंजंक्शंस इशू होती हैं, जहां से हमारी समझें कि लाइन ऑफ एक्शन या इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं, वहां कमांड सेंटर में हम ऐसे लोगों को जगह दे देते हैं जिसका डेटा हमारे अर्ली ईयर्स, फॉर्मेटिव ईयर्स में हमारे प्योर इमोशनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बेसिस पे बना होता है। तो उससे क्या है कि हमारी, हम जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि अपेरेंटली आप लोगों को लगेगा कि शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, शी मीट्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन शी सीम्स वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन। बट मैं यहाँ पर्सनली प्रोफेशनल लेवल पर बहुत इंटेलिजेंट बातें कर रही होंगी, और जैसे ही कोई पर्सनल लेवल पर मुझे वही चाइल्डहुड वाली सिमिलर ट्रेड्स नजर आएंगी, तो मैं बहुत अहमकाना हरकतें भी कर सकती हूँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो मैच हो जाते हैं डेटा, तो वो बंदा या वो पर्सन या वो अथॉरिटी मेरे ब्रेन को हाईजैक कर लें। कैसे हाईजैक करते हैं? जैसे मैं अपनी पावर सारी उन्हें दे दूं, 100 लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें ये फैसला लेना चाहिए, लेकिन मैं कहूँ नहीं, मुझे लग रहा है कि ये अनयूजुअल है, मुझे ये वाला ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीच डायरेक्ट मेरे कमांड सेंटर में चली गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि हमें पहले अपने आप को जानना चाहिए कि मेरे कौन से ऐसे इमोशनल नैरेटिव्स हैं जो रियलिटी से, जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो रियलिटी से, वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से बने हैं? वो बिलीफ सिस्टम जनरली इमोशनल है, यानी जो आपका मोहब्बत का नैरेटिव है वो इतना सॉलिडली इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी शेपिंग के ऊपर, कि मोहब्बत कौन करता है। ये जो लेट्स से एक स्टेटमेंट है कि माँ की मोहब्बत जो है वो क्या होती है, अनकंडीशनल होती है, यू नो। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट एक लेके जाती हूँ, ये पूरे हर एक बंदे के ऊपर फिट नहीं बैठेगी। किसी जगह पर माँ की मोहब्बत कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होगी। अच्छी बेटी बनो, कपड़े धो, काम करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, काम करो, शादी चलाओ। तो ये वाला मेरा जो मोहब्बत से जुड़े हुए जितने मेरे बिलीफ सिस्टम है, वो मेरी साइकी, मेरी पर्सनालिटी और मेरे रिश्तों पर असरअंदाज होते हैं। और उससे क्या होता है कि मैं छोटी आम लॉजिकल बात को भी थ्योरेटिकली तो समझ रही हूँ, प्रैक्टिकली मुझसे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में चलती हूँ। विच मीन्स मेरे दोस्त मुझे कहेंगे कि ये सही चीज है, बट मैं उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट करूंगी, क्योंकि मेरा ब्रेन ओल्ड चाइल्डिश कॉन्सेप्ट्स को लेट गो नहीं कर पा रहा। तो इसको हम कैसे, इंस्लेवमेंट से आजाद कैसे कर सकते हैं? पहले तो रिकग्नाइज करें कि मेरे अंदर ऐसी एडिक्टिव टेंडेंसीज हैं कि मैं अपनी उन्हीं पुरानी चाइल्डहुड स्टोरीज के साथ यूं ही एडिक्शन का शिकार हूँ। ए बी ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे एडिक्टिव नैरेटिव कौन से हैं, क्योंकि वो नैरेटिव्स हमें सेंस ऑफ सर्वाइवल देते हैं। उनको हमने स्टोरी इसलिए बनाई होती है क्योंकि हम सरवाइव करना चाहते हैं। कोई ना कोई स्टेबिलिटी, कोई ना कोई पिलर ऑफ होप हमें चाहिए होता है बच्चे को, कि ये मुझे बचा लेगा दुनिया से, इसके साथ रह के ज्यादा तकलीफ नहीं फील होती, इसके जरिए मैं जिंदगी की हर चीज को, हर मुश्किल, हर तूफान को सरवाइव कर सकती हूँ। तो अगर ये वाला नैरेटिव अगर मैं कहूँ कि ड्रॉप करें, तो उसका मतलब है मेरी पूरी की सेंस ऑफ वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं पुराने पैटर्न्स को जस्टिफाई करें, जस्टिफाई करें। हालांकि, और ये कौन करता है? जो कि उन्हीं सोचों का गुलाम होता है। गुलाम के पास सेंस ऑफ एजेंसी नहीं होती। गुलाम ये नहीं सोच सकता कि दरवाजा खोलूं बाहर चला जाऊं, खिड़की खोलूं हवा ले लूं, क्योंकि वो उन उन सेम स्टोरीज के अंदर जिस जो उसने खुद क्रिएट की है, वो खुद ही अपने आप को इतनी बड़ी वॉल्स के दरमियान बंद कर लेता है। और फिर उस सफोकेशन में, जिसमें वो समझ रहा है कि मेरे साथ जिंदगी बुरा कर रही है, किस्मत मेरे साथ बुरा कर रही है, हालांकि किस्मत अपने तरीके, अपनी साइंस, अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ चल रही है। ठीक है, आपने बहुत सारी मुश्किलें अपने लिए खुद खड़ी की हुई हैं कि आपने अपना माइंड अपग्रेड ही नहीं किया। आप
बायोलॉजिकली तो बड़े होते जा रहे हो, हर साल आपकी उम्र बढ़ रही है, बट आपके बुनियादी नैरेटिव्स आज भी वही 3 से 5 साल वाले बच्चे के हैं। वहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, और वहां से आपकी मेजर जिंदगी के डिसीजंस आप शायद ये समझोगे कि ये सिर्फ एक बात है, नहीं। मेजर जिंदगी के डिसीजंस कौन से हैं कि आप पार्टनर कौन सा चूज करते हो और आप नौकरी कौन सी चूज करते हो, इन दोनों के ऊपर इनका इम्पैक्ट है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जैसे हम घर में अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, काम की जगह पर सेम अथॉरिटेटिव फिगर्स हम रिक्रिएट कर लेते हैं। जैसा हमारा ताल्लुक अम्मी अब्बू के साथ होता है, मोस्ट लाइकली वैसे ही पार्टनर्स लोगों को चाहते हुए ना चाहते हुए मिल जाते हैं। उसकी क्या वजह है, व्हाट इज लाइक, कोई ऐसा मैजिक तो नहीं होता। आप ही के सबकॉन्शियस माइंड और पैटर्न्स आउट ऑफ हजारों लोग, देखो 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट के ऊपर, बट आउट ऑफ ऑल दीज 8 बिलियन पीपल वी ऑलवेज एंड अप आर काइंड ऑफ डिस विद आर काइंड ऑफ डिसफंक्शनल पीपल। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें पूरी दुनिया में से कोई भी मिल सकता है, लेकिन हम उनमें से अपनी ही तरह के बेवकूफ ढूंढ के घर ले आते हैं। और नॉट ओनली दैट, फिर हम उनको घर लाकर कोशिश ये करते हैं कि ये अब कुछ और बन जाएंगे। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको इस तरह की ब्रेन फॉग होती है, आइडियोलॉजिकल स्लेवरी का आप शिकार होते हैं, तो आपकी बेसिक सेंस ऑफ लॉजिक भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर आपने मार्केट से एक एंड्रॉयड फोन खरीदा है, घर आके वो आईफोन नहीं बन सकता, वो एंड्रॉयड फोन रहेगा। और अगर आईफोन लिया है, वो एंड्रॉयड नहीं बन सकता। सो कोशिश करें कि आप अपनी इमोशनैलिटी के ऊपर काम करें। इमोशंस आपकी मेरी स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम शायद एआई के ज़माने में सरवाइव करेंगे, क्योंकि हम एहसास कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी है टू गिव टू लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। बट वो सही जगह पर करें, और सही जगह से मुराद ये है कि आप पहले अपने आप को जहनी तौर पर आजाद करें। यहां से शुरू करें कि शुरू की जो बातें हैं, यानी किसने आपको पहली दफा कहा कि आपको ये रंग बड़ा अच्छा लगता है, किसके साथ आप जो है वो एक खास तरह का म्यूजिक सुनते थे और उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, ये गाना मेरे दोस्त का बड़ा फेवरेट गाना है, फिर और मजा मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आप उसको 10 और लोगों से शेयर करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू फीड दैट स्टोरी कि मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मुझे ये रंग बड़ा अच्छा लगता है, मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि मैं बहुत अजीम औरत हूँ, अजीम बेटी हूँ। तो इस तरह कर करके हमारे कमांड सेंटर में वो लोग, उनका नैरेटिव बड़ा होता रहता है। पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव होता नहीं है, ये एक्चुअली 90% नेगेटिव होता है। यानी अम्मी अब्बू और उन सब लोगों की नेगेटिव बातें सिस्टम में ज्यादा चिपकती हैं, और वो नेगेटिव मिल के एक पर्सनालिटी ट्रेट बनाता है जो समझे आपका रडार है। जहां भी आप जाएंगे, इवन शाहिद साहब कैन रिलेट टू इट, कि हम नेटवर्किंग करने जाते हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, हर एक के साथ आपका कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन वो सब कॉन्शियस जो आपके बिलीफ सिस्टम है, आपका वर्ल्ड व्यू है, वो जिस जिसके साथ मैच करता है, वो लोग आपके साथ रुकते भी हैं, आई कांटेक्ट भी होता है, हेलो हाय भी होती है, और फिर आप उनके साथ देखते भी हैं कि हाँ ये है। और फिर हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं, कोई भी मेरे साथ एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं बनता, एक्चुअली हर एक से ही मेरी लड़ाई हो जाती है, एक्चुअली मेरे साथ यही हो जाता है। हालांकि हर एक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। और मैंने खुद अपने कैथारसिस में भी देखा कि आज से 19 साल पहले एक खास तरह के लोगों को मैं अट्रैक्ट करती थी, और वो सारे, मैंने एक दफा उनका असेसमेंट किया कि उन सब के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और देवर एटलीस्ट 8 पीपल, ठीक है। और मैंने फिर देखा कि 8-9 सालों में जब वो लोग मुझे मुख्तलिफ फेजेस में, जब मेरी जिंदगी में दोबारा रीअपीयर हुए, तो मैंने एक एक करके उनसे माजरत की कि आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। सो हमें अगर अपनी पावर को रीगेन करना है, तो पहले रियलाइज करें कि आपके ओरिजिनल इमोशनल बिलीफ सिस्टम्स कैसे हैं। क्योंकि अगर वो आपने अनअटेंडेड छोड़ दिए, तो वो बहुत विजिबल साइंस के जरिए आपकी जिंदगी को आकर डेंट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उससे हम बचें, तो उसके लिए अपने लिस्ट आउट कर लें कि मेरे जनरल रिलेशनशिप के अराउंड बिलीफ्स क्या हैं। मोहब्बत, जिसमें मैंने कहा खौफ के ऊपर अपने
बिलीफ सिस्टम को लेके खौफ किस चीज का है आपको? पूरी दुनिया में ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मेजर ट्रॉमास एंड ड्रामास आर कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। स्ट्रेंजर से ट्रॉमा नहीं होता, वो वन टाइम ट्रॉमा होता है। ठीक है? और वन टाइम ट्रॉमा और क्रॉनिक ट्रॉमा विच मीन्स रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि आपको फेमिलियर लोगों से मिलते हैं, वो ज्यादा टॉक्सिक या ज्यादा बड़ी सफरिंग है एज कंपेयर टू स्ट्रेंजर्स। तो किन से आप डरते हैं, किन से? आपकी बाउंड्रीज क्या हैं? आप, शाहिद साहब ने मुझे बताया लास्ट आप लोगों ने अ, किया है सेशन इसके ऊपर भी, लेकिन बाउंड्री स्ट्रेंजर से तो सबको पता है कि भाई स्टे अवे, हम उनसे सीधा बच के रहते हैं। ठीक है? लेकिन मसला कहाँ आता है कि जहाँ हमने मिक्स हमारी बाउंड्रीज हैं, ब्लर्ड बाउंड्रीज हैं, और वो स्टार्ट आपकी अम्मा अब्बा से होती हैं। अम्मा अब्बा भी क्या हमें गालियां निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्या हमारी इज्जत नफ्स को वो मजरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किस टाइटल में वो कर सकते हैं? अगर वो कहते हैं जी मैं चूंकि तुम्हें पैदा किया है हेंस आई एम अलाउड टू डेली डिमीन यू, क्या वो फेयर बात है? क्या आप अपने बच्चे के लिए वो करेंगी या करें? मैं करूंगा? अगर नहीं करूंगा तो फिर इसका मतलब मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए था। और अगर मेरे साथ हुआ है तो फिर मुझे अब उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसे ही हेटर्स को अट्रैक्ट करती रहूंगी और फिर उनको विन करने की कोशिश करूंगी? शायद मैं इनके साथ अच्छा बर्ताव करूं तो ये लोग मुझे मान लेंगे। यू नो तो इस सारी चीज को अगर आप बॉयल डाउन करेंगे तो एक लफ्ज है, जहां जहां आप साइकोलॉजिकली इंस्लेव्ड हैं उसको फिगर आउट कर लें पहले। ठीक है? देखें, अपने बहन भाइयों से शुरू कर लें। किस बहन भाई की बात आपके दिल को लगती है जाके, और आप फिर उधर से उसी की मर्जी के मुताबिक घूमना शुरू कर देते हैं? फॉर इंस्टेंस, किसी के साथ आप सीधी नो कह देते हैं और किसी के सामने आप कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज कहाँ करते हैं? और वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है, उसे बेनिफिट दे रहा है, या रिलेशनशिप को बेनिफिट दे रहा है? और आप देखोगे कि हम इंसान फितरतन, वो लोग जो हमें धक्के मारते हैं हम उनकी तरफ झुके हुए हैं, एक टिल्ट है हमारे हमारे रवैयों में, क्योंकि हमें लगता है कि इनको थोड़ा सा हमें ज्यादा करने की जरूरत है। और जो हमारे पीछे आ रहे होते हैं हम उनको घास ही नहीं डालते, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो अपनी बहन भाइयों में से, अपने अम्मी अब्बू से, अपने पार्टनर से शुरू करें कि कौन है जो कि जिसको मैंने एक्सेस दी है कि इसकी बात डायरेक्ट मेरे कमांड सेंटर को जाके हिट करती है, और मैं फिर ऐसे ही ब्लाइंडेडली एक्ट करती हूँ। अगर मेरी मैं एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी सिबलिंग से शेयर करूं तो वी आर 6 siblings, बट आउट ऑफ 6 देर इज वन सिबलिंग हु वुड ऑलवेज कमांड मी एंड आई वुड फॉलो। मुझे लगता था कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है, ये मुझसे ज्यादा फैमिली सेंट्रिक है, इसकी बात मुझे माननी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह आपको भी बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चलेंगी, और फिर आप अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ को क्रिएट करेंगे जो आजाद होने के सफर पर चल पड़ेगी। ये साइकोलॉजिकल इंस्लेवमेंट में जो इसकी रेमेडी है वो ट्रूथ है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ठीक है? ना आपकी बहन, आपकी अम्मी, ना अब्बू, कोई भी एब्सल्यूट करेक्ट नहीं है। ठीक है? एब्सल्यूट नॉलेजेबल नहीं है। ठीक है? सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की और सबका कुछ ना कुछ मफाद, कुछ ना कुछ जरूरत होती है एक सिचुएशन के पीछे। आपकी भी है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी पर, मेरे जाविये पर, मेरे आइडियोलॉजी पर एटलीस्ट मेरी एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्टिव आय होनी चाहिए, ताकि मैं एटलीस्ट शिनाख्त कर सकूं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ग्रे क्या है। So these are my little bit on psychological enslavement. बाकी आप लोग questions करें तो I am very happy to be part of that conversation. डॉक्टर साहब एक्सीलेंट, बहुत मज़ा आया। ये मेरे दिल को इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगी बात कि काफ़ी अरसे से मैंने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन थी उसमें ये कहना भी शुरू किया दोस्तों में कि सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस है ना वो उन लोगों से आते हैं जिनको हम प्यार कर रहे होते हैं हम्म। और जो हमें भी प्यार करते हैं।
इसलिए कि वहां पे हमारे गार्ड्स बड़े लो होते हैं, यस। हम यस। कभी उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते ही नहीं है। ट्रू। और ये आइडेंटिफाई करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। थैंक यू सो मच। नो नो। तो मैं इससे ज्यादा अभी नहीं कहूंगा, क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस लेते हैं। नूरे सहार जी, नूरे सहार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं भी ये कहूँगी कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जिस तरह अटैचमेंट हमारे स्टाइल्स होते हैं ना, वो भी हमारे बचपन से आ रहे होते हैं, और जो पैटर्न्स आपने जिनकी बात की है, हम भी उनको अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये नॉलेज है कि हम चीज़ों को साइकोलॉजिकली देख सकते हैं। तो हम ये फ़ील करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स एक जैसे हैं, हम एक जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये नहीं समझ आती है कि हील कैसे करें? मतलब किस तरह से वो उन लोगों के पैटर्न से निकलें, या कंफर्ट ज़ोन होता है आपका, और फिर वही बात आ जाती है कि सर्वाइवल मोड होता है आपका एक, उससे से निकला नहीं जा रहा होता। इवन दो आई हैव नॉलेज बट आई डोंट नो हाउ टू बी आउट ऑफ इट। तो नूरे शहर, हाउ ओल्ड आर यू इफ यू डोंट माइंड मी? आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। सो देखो, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम दूसरों को पेडिस्टल पे चढ़ाते हैं, अपने आप को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है? तो आपने कहा कि हम दूसरों से कब मतलब समझें। हमारा मेरी भी 19-20 साल दूसरों को फिगर आउट करने में लगे हैं। हाय, वो मेरी फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, हाय मैं किस तरह से उसे जाके इम्प्रेस करूं। हमारा दिन का 90% हिस्सा लोगों को समझने में लग रहा है, जहां हमारी जीरो प्रोबेबिलिटी है कि हम उनको समझ पाएंगे, ठीक है? अगर मेरे बस में और मैं रिवर्स कर सकूं, तो मैं सारी पिछले 20 साल ये समझने की कोशिश करती कि इरम कौन है, और ये जिंदगी से क्या चाहती है, दोस्ती से क्या चाहती है, मोहब्बत से क्या चाहती है, अम्मी अब्बू से क्या चाहती है। स्ट्रेट क्लियर 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स लिखो। आप चूंकि अभी यंग हो, आप सीख रही हो, आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि नूरे सहर, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस फ्रेंडशिप? क्यों आपने इतना बर्डन अपने ऊपर लादा हुआ है? मुझे लगता है फ्रेंडशिप्स जिम्मेदारी है। तो अगर आप जिम्मेदारी 2 लोगों की, 3 लोगों की आप ही पूरी करती जा रही हो, तो आप तो खाली हाथ ही हो। तो क्यों ना इसको फेयर करें, इक्वल करें। हाँ, इस बंदे का मैं बर्डन उठाऊंगी क्योंकि ये मेरा भी बर्डन उठाती है, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से, लेट्स से, सेफ्टी चाहिए, मुझे इस रिश्ते से कनेक्शन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं हफ्ते में 1 दफा इससे बात करूँ, ये मेरी बात सुने, मैं इसकी बात सुनूं। तो सिर्फ ये ख्याल होना कि मुझे सब पसंद करें, ये ब्लर्ड एब्स्ट्रैक्ट नीड है, इसकी कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। मुझे सब नहीं पसंद कर सकते। मुझे मेरे क्लाइंट्स में से भी जो लोग मेरे पास आते हैं, 1 दफा सेशन लेके चले जाते हैं, मैं सब, few people who would buy my ideology, my methodology, and I should be content with it। पूरा कॉलेज एक साइड पे हो, और वो 2 लोग जो मुझे और मैं उन्हें पसंद करती हूँ, दे शुड बी इनफ। हमें साइकोलॉजी ये कहती है कि पूरी दुनिया में अगर एक भी शख्स आपका जेन्युइन फ्रेंड है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, दैट इज इनफ फॉर योर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। आपको रोज रोज मिलने वाले, रोज रोज खाने खाने वाले, और जिनके ऊपर आप स्पेंड करें, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने वाले, ये तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं कि आप इनकी बात, तो एक बात ये कह दें, 100 बातें आप कहेंगी कि मैंने कोशिश की है, एक बात वो आपको डिसमिस करने के लिए कह देंगे, तो आप अपसेट हो जाएंगे। सो अपना जो फोकस है ना, वो वापस अपने पास ले आओ, और फिर देखो कि इनको मैनेज करना कितना सादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा एक जी, और क्वेश्चन है सर, अगर मैं नूरे सर पूछ बेटा, सकूं? बाद में जरा एक राउंड कर लें, फिर आप सेकंड राउंड में कीजिएगा, ठीक है? Okay. जी सदफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सदफ, कीजिए क्वेश्चन। जी मैडम, आपने बताया सदफ, आपकी कि आवाज़ बहुत छोटी है। अ, अब वॉल्यूम ठीक जरा। है? जी जी। अब ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फेज़ तो वो है जब हमने एक आइडियल स्टेट रखी हुई है और किसी को हीरो और किसी को विलेन और वो सब कुछ रखा हुआ है, और फिर एक स्टेट स्टेट आ जाती है कि हमारे सामने हमारे बनाए कलीशे टूट गए, यस। और फिर हम उससे एक वक़्त आता है कि हम समझ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उस पर फिर किसी फेज़ में आकर प्रैक्टिकली किसी हद तक हम आ भी जाते हैं। लेकिन वो फेज़ जब हमारा कलीशा टूटता है,
उस फेज में हम जितने अनस्टेबल होते हैं हर लिहाज से, साइकोलॉजिकली, इवन फिजिकली, मेडिकली, हर तरह से, उस फेज के प्रिकॉशन या उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी ही ज़ात कंट्रोल में नहीं रहती। उस हम्म। वो जब टूटा है, बिल्कुल टूटने वाला फेज, क्योंकि सब कुछ टूट गया, उसमें हम्म। क्या किया जाए, हाँ, दैट्स अ क्योंकि ब्यूटीफुल क्वेश्चन मिलती। सर। हम्म। मैंने शुरू में कहा कि इस कॉन्सेप्ट के तीन एस्पेक्ट हैं, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। देखो, ये जो आपने बात की है कि इस वक्त क्या करना चाहिए, इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, हम सारे ना स्टेबिलिटी को स्ट्राइव करते हैं, सेफ्टी को स्ट्राइव करते हैं। और वो बंदा जो जिसको हमने पेडिस्टल पे चढ़ाया होता है या हमने ऑलमोस्ट डेमीगॉड की जगह दी होती है, वो शख्स जब हमारा वो डिसइल्यूजनमेंट के जरिए टूट जाता है, तो तब हमारे दिल के अंदर आफ्टर दिस ग्रीफ एक बहुत बड़ा स्किल है इंसान की एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि वो रोए और अपने आप को चीखे चिल्लाए, अपने गम का मुकम्मल अदराक करते हुए उसको महसूस करे, उसे अंदर ही अंदर पिए नहीं, उसे पूरे के पूरे को एब्जॉर्ब करे। देखें, जितना हम इतनी स्पीशीज हैं, हम सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाली स्पीशी है, हम रेजिलिएंट हैं बाय नेचर। मेरी आपकी टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मैं टॉक दूंगी तो आप मोटिवेट होंगी, आप रेजिलिएंट बनेगी। हमारे जीन के बेसिक फैब्रिक में रेजिलियंस है, और उसके अंदर रोने का स्किल इतना पावरफुल है दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू इनफ कि आप रोएं, जी भर के रोएं। और 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रो के हर एक्सटेंट पे स्क्रीम करना है, स्क्रीम करें। लेकिन 40 दिन के बाद आपने तहैया करना है कि आई नीड टू होल्ड ऑन टू समथिंग जो मुझे आगे लेके चले। और यहाँ आपका सेंस ऑफ गॉड आता है, जब इंसान अपनी तकलीफ में बहुत गिर जाता है ना, तो अल्लाह ताला या डिवाइन हाथ होता है आपको पुल आउट करने के लिए। तो अगर आप उस डमी के ऊपर इतना ज्यादा दुख मना रहे हैं, तो उस दुख की एक्चुअल रेमेडी डिवाइन हेल्प है। तो मदद मांगना कि अब चूंकि मैंने अपने ग्रीफ को ओन कर लिया है, इम्ब्रेस कर लिया, और जो मेरे बस में था मैंने उसका डिस्प्ले कर दिया है, अब मुझे किस चीज की तलाश है? ट्रूथ, जो मैंने कहा कि रेमेडी ट्रूथ है, तो ट्रूथ तो गॉड पे ही खत्म है और गॉड से ही शुरू होता है। तो आप फिर डिवाइन को कॉल करते हैं कि अब मेरे बस की ये बात नहीं है, यू हेल्प मी कलेक्ट माई सेल्फ एंड ब्रिंग मी बैक टू लाइफ। तो इस मैं आपको कहूंगी कि ये बेहतरीन फेज है जो आप इसमें से गुजर रहे हो। आई हैव बीन थ्रू दैट फेज माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक चीज, अल्लाह ताला की याद और अल्लाह ताला से मदद की पुकार, ये दो चीजें आपको इतना जल्दी उसमें से निकालेंगी कि आप कहेंगे ये हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। सो आई थिंक उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि जो हमने डेमीगॉड्स बनाए हैं उन सारों को, बुतों को तोड़ के असल खुदा को जगह दें अपने दिल के अंदर। बहुत शुक्रिया सदफ। मैं एक जुमला ऐड करूंगा, इससे बड़ी मेच्योरिटी आती है, ये बड़ी अच्छी बात है। दिल जी टूटने सर, का प्रोसेस जो है ना, उसके बाद जब आप उसको कूप विद करते हैं, उसके बाद आप एक नए इंसान होते हैं और बड़े मेच्योर होते हैं। तो इसको एंजॉय करें। ठीक है जी जी। सर, मैच्योरिटी तो आती है, लेकिन एक बार तो सब कुछ तबाह हो जाता है ना, एक बार तो टूट गया, वो जड़ होना उखड़ जरूरी गई है, है। कुछ बनने के लिए कुछ वो होना जरूरी है, वो प्रोसेस उसके बगैर नहीं और हो जो सकता। और जो टूटा है ना वो फॉल्स था, ठीक ये सर, भी ठीक। यकीन रखें। हाँ वो जरूरी है। जी आगे चलते हैं जी। मेरा ख्याल है हमना अगर देर से वेट कर रही थी, आई एम सॉरी अगर मैं भूल रहा हूँ तो। जी हमना सत्तार। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम बहुत बार ना किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे होते, लाइक हमारी लाइफ का एक पॉइंट ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से स्केप कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कोई सेकंड पर्सन हमसे उस बारे में बात भी ना करे। सही। तो हम उससे मतलब हम उसमें बहुत सारी हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं या इस तरह से। लेकिन हम जब उस बारे में बैठकर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि हमसे वो चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है।
तो अगर मैं ये बात करूं, आई एम निकाफाइड एंड माय पार्टनर हिज, आई थिंक आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आई कांट अंडरस्टैंड, मैं मुझे ना अपने अपनी पर्सनैलिटी पर कभी कभार शक होता है कि पता नहीं मैं टॉक्सिक हूँ या वो टॉक्सिक है, या मैं गलत कर रही हूँ या वो गलत कर रहा है, या क्योंकि मेरे लिए ये चॉइस मेरे पेरेंट्स ने की है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, वो कहते हैं ना पेरेंट्स का आपको बड़ा होता है कि भाई उनका मान ना टूट जाए, या वो ये ना कहें कि ये इसने इसकी गलती है, या कोई दूसरा आके आपको ना कहे कि ये इसकी गलती है। तो मैं उस फेज से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं इस बारे में बैठकर किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। जी डॉक्टर साहब। अ, शाहिद साहब, मैंने इसका शुरू का मिस कर दिया, मेरी इंटरनेट की वजह से मुझे क्वेश्चन का शुरू नहीं समझ में आया। मुझे जो बात समझ आई है वो मेरा ख्याल है काफ़ी इमोशनली लोडेड है, वो पर्सनल बात कर रही हैं शायद, कि अपने पार्टनर के साथ जो है वो बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो लेकिन पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था, तो मैं एक बात कैसे करूं इस मौजू पे, और मुझे अपने ऊपर भी समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ के वेदर आई एम टॉक्सिक और ही इज टॉक्सिक, तो हाउ टू हम्म। डील विद दिस सिचुएशन। सही है। हम ना उसमें एक तो अगेन मैं आपकी एज पूछूंगी, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो। एक देखो, हमारे जमानों में मैं जब 19-20 साल की थी तो तब शायद थेरेपी का हम इस तरह सोशल मीडिया पे ना लैंग्वेज आती थी हमें, ना हमें कोई एक्सपोजर था कि कोई इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं जिनसे जाके रिलेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता है। आप लोग हमसे जो है वो स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हाईली एक्सपोज्ड हो, तो पहले तो सबसे अपनी एक थेरेपिस्ट को जो लाइसेंस्ड हो, कॉम्पिटेंट हो, उसके साथ जाके अपने दिल की बात कहो। आधी प्रॉब्लम आपकी बात कहने से ही खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अपनी बात में से आंसर्स निकाल लेते हो। थेरेपिस्ट का काम आपको वो कंफर्ट, वो सेफ्टी देना होता है कि आओ बात करें, एंड यू आर अलाउड टू टॉक। आपके केस में तो बहुत सारी इनहिबिशन साउंड कर रही है ना, कि क्या मेरा ये सवाल भी बनता है कि नहीं बनता। तो जी, आपका सवाल बनता है, चाहे आपके पेरेंट्स ने की है, चाहे आपने की है, चाहे आपने वो लव मैरिज की हो और बाद में पता चले, तब भी आपका हक बनता है कि आप अपने आप को तकलीफ से बचा सकें। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में तकलीफ सहने के लिए नहीं बनाया कि मैं बेवकूफ़ों की तरह रोज एक ही जगह बैठी रहूं और कहूँ आओ मुझे मारो, मारे खाती रहूं, और उसके बाद मंत्र पढ़ूं या विर्द करूं या जिक्र करूं कि अब अल्लाह ताला इसे मैजिकली कुछ और बना देगा, ठीक है। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप चीज़ों को मीडिएशन के जरिए, मीडिएशन एक बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स है। आप घर वालों को, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या जिनके पास पावर है एक दूसरे के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की, आप डॉक्टर जी। साहब, वी लॉस्ट योर जी वॉइस, अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बीच में आपकी बात जो थी वो आवाज़ चली गई थी। हाँ जी, डिस्कनेक्ट होगी। तो आई एम सेइंग कि आप अपनी जो है वो पहले तो सेशंस के जरिए अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, और उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोशिश करो कि आप अपनी ओपिनियन, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रख सको। फिर देखो कि क्या मेरी सिचुएशन बेहतर होती है या वर्स होती है। लेकिन आपको भी मल्टीपल सेशंस चाहिए जस्ट टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो देखिए हम किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं,
तो एक टाइम पर आके आपको लगता है कि बस आप ही कर रहे हो, और वो सामने वाला उसके लिए वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा उस चीज को। उसके लिए वो चीज बहुत एक कह लें लॉयर लेवल पर है, कि बस उसके अंदर सिर्फ ये है कि जो वो करे ना बस वही एक्नॉलेजेबल है, और बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी उसमें नहीं आता। तो क्या इस चीज पर हमें स्टेप बैक कर जाना चाहिए? देखो हम ना हमें चूंकि ये तो एक बड़ी इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है ना, हमें तो इसको बड़ा थॉरो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आपके पार्टनर की जिंदगी के मामलात हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसका कोई वन लाइनर ना सवाल है ना वन लाइनर कोई जवाब है। ठीक है, आपको ये अपना पूरा मामला एक सेफ स्पेस के अंदर खोलना चाहिए और सारी डिटेल्स वहां थोड़ी थोड़ी करके रखनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए क्या चीज़ है जो टॉलरेट की जा सकती है, क्या चीज़ है जो टॉलरेट नहीं की जा सकती और क्यों नहीं की जा सकती, उसका आपके आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कल को फ्यूचर बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो बड़ी पिक्चर भी देखो और फिर पूरी बात एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये तो इस इतनी बात में तो मुझे जाहिर है मैं आपको कोई जवाब कहूँ उसको आप मिसअंडरस्टैंड करें तो वो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। फाइन, थैंक यू। जी, आयदा और फिर मरहबा। बहुत से सवाल हैं जी। आयदा, आयदा बेटा क्विकली। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। और मेरा सवाल जो आपने ट्रॉमा के बारे में बात की थी उससे रिलेटेड है, जो आपने कहा था कि बचपन का ट्रॉमा हो जाता है एंड हाउ आवर एक्शंस आर बेस्ड ऑन दैट इन द फ्यूचर। तो इसके बारे में मैंने साइकोलॉजी में एक स्टडी पढ़ी हुई है, इट वाज बाय आई बिलीव वैंडर कॉल की थी। उसकी एक बुक है, उसमें भी इसको काफ़ी अच्छी तरह से समराइज किया गया है। And he has done his research on the exact same thing कि how our traumas from the past आपके ब्रेन को रीराइट कर देते हैं। और उसने पेशेंट्स का आफ्टर ट्रॉमा एमआरआई भी किया था, जिससे शो करता है कि जो आपका एमिग्डाला है, जो आपका फियर सेंटर है इन द ब्रेन, वो रीफंक्शन हो जाता है आफ्टर सम ट्रॉमा। और उसकी रिसर्च में फर्दर आफ्टर फ्यू इयर्स ये शो किया गया था कि व्हेन द पेशेंट्स आर गॉन थ्रू अ सिमिलर ट्रॉमा लेटर ऑन इन देयर लाइफ, अगर उससे उनको थ्रेट ना भी हो, तो बिफोर द एमआरआई शोज देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी, देयर एक्शन कम्स बिफोर दैट। कि मतलब पुराना ट्रॉमा अभी तक आपके ब्रेन ने रीथिंक नहीं किया, बट योर एक्शंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रॉमा। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपका ब्रेन फंक्शन हो जाता है एंड इट्स समथिंग विच इज़ नॉट अवॉइडेबल, तो और हम रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रहे कि ये उस ट्रॉमा की वजह से है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल टू थिंक, तो हम बिफोर दैट एंटायर सिचुएशन हम कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि जब वो ट्रॉमा आए तो विदाउट कॉन्शियसली नोइंग कि ये उस ट्रॉमा से है, मैं अपने ब्रेन को सही तरह से मतलब ऑन ट्रैक रख सकूँ कि अगर ऐसा कुछ हो, विदाउट रिकग्नाइजिंग आई शुड बी एबल टू टेक दिस एक्शन एंड अवॉइड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द सिचुएशन। ऑल राइट, थैंक यू आयदा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो हम अभी बात करें चाइल्डहुड फर्स्ट 7 इयर्स पे, जो आपका बिग टी और स्मॉल टी रिलेटेड ट्रॉमा है, विच मीन्स कि कोई इमोशनल निग्लेक्ट जो कि स्मॉल टी में आता है, और जो बिग टी है कोई सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मॉलेस्टेशन, कोई डैमेज, किसी केयर गिवर की ट्रेजिक डेथ, कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो अब अगर आप ये वाली साइंटिफिक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि उससे आपका नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको बाय कर रहे हैं। एक पूरी साइंस है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ भी उस सिस्टम के लिए पहले से मौजूद नहीं होता, तो हर डेटा डायरेक्ट स्पंज की तरह बच्चे में पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है। और 24 साल तक वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला पार्ट बढ़ रहा होता है या कम हो रहा था, मतलब कि अब अगर बात जा तो रही है लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो कम हो रहा है। तो अगर मैं ये ही रिकग्नाइज कर लेती हूँ कि मुझे पास्ट में ये 3-4 चीजें हैं जो कि मेरे रिकरेंट थीम्स हैं, लेट्स से फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ इंटीमेसी है, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन है, ये 3-4 चीजें हैं जो बार बार हर 10 साल के बाद मेरी लाइफ का फिर से थीम बन जाते हैं, फिर से थीम बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने नर्वस सिस्टम को एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट समझ लिया है। समझने से मुराद ये है कि अगर मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस को कहूँ कि मैं आज से ये
अपना एनवायरनमेंट और अपनी थॉट पैटर्न्स को रेगुलेट करना शुरू कर दूं, विच मीन्स पॉजिटिव इंडक्शन करना शुरू कर दूं कि आई एम इनफ, आई एम लवेबल, आई एम डूइंग वेल, आई एम कॉम्पिटेंट। तो क्या होगा, 10 साल अगर मुसलसल मैं इस तरह के स्क्रिप्ट रोज अपने आप को देती जा रही हूँ, तो मेरा नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो ओल्ड पैटर्न्स को ड्रॉप करके रीवायरिंग शुरू कर सकता है। क्योंकि रोज नए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जो कि वो कहते हैं फायर टुगेदर वायर टुगेदर, वो बन रहे हैं और डिलीट हो रहे हैं। तो अगर मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं करती हूँ, रोज सोचती हूँ बाहर से मैंने बड़ी पॉलिश की हुई है और बाहर से मैं बड़ी कॉन्फिडेंट एरोगेंट लगती हूँ, बट अंदर से मैं अभी भी उतनी ही फ्राइटेंड हूँ, उतना ही मेरा फॉन रिस्पॉन्स है। फॉन एंड फ्रीज रिस्पॉन्स का मतलब ये है, जो कि स्लेवरी के साथ रिलेटेड है, कि फोन वो बंदा करता है कि जैसे ही आप मेरे साथ मैं आपको अपनी बात को ही रखूंगी कि ये बात करनी चाहिए, और आप कहेंगे नहीं नहीं ये बात नहीं होगी, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और मैं फौरन से ही इस खौफ से कि ये मुझे कहीं छोड़ ना दे, मैं आपके सामने बिछ जाऊं, मैं बाव कर दूं, और मैं अपनी पूरी लाइन ऑफ रीजनिंग ड्रॉप कर दूं। मैं अगर ये वाले पैटर्न रोज प्ले कर रही हूँ तो यस, वो ही ट्रॉमा मैं रोज इनैक्ट करती हूँ। लेकिन अगर मैं जाने दूं कि नहीं नहीं ठीक है, आपने मेरी बात नहीं माननी, मेरी नीड को विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं करना, ओके फाइन, आई एम ओके विद लेटिंग यू गो, तो वहां से मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी नर्वस सिस्टम की ये कहता है कि आप नए ब्रेन सर्किटरी बना सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड नर्वस सिस्टम जिसमें आप कह रहे हैं कि फिर मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है। वो क्या है, चूजिंग, यू हैव अ चॉइस टू बी प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। मैं पास्ट की स्टोरीज रोज जो है वो रिकॉल करूं, या आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है इसको सिलेक्ट कर लूं। जितना मैं प्रेजेंट मोमेंट को सिलेक्ट करती जाऊंगी उतना ही मेरा नर्वस सिस्टम ओपन माइंडेड होता जाएगा। जी जनाब। जी मरहबा। Thank you for the wonderful session, first of all, Dr. Aram. And my question is related to the socialization. You said that when we are in early ages, like 7 or before that, हमारी primary socialization में definitely हमारे parents का role बहुत ज़्यादा होता है. So now the point is the parents are मतलब केयर गिवर्स एंड जिसके साथ हमने अपना सर्वाइवल अटैच कर लिया है एंड अल्टीमेटली देयर अप्रूवल इज नीडेड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकली आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट यू नीड टू हैव देयर अप्रूवल वेदर इट्स बीइंग अ गुड डॉटर और अ गुड स्टूडेंट एंड कोई भी बात है the point being now I feel like what are the mechanism and techniques through which that kind of enslavement से मैं थोड़ा पीछे हट सकती हूँ because I feel like there is this gap जो कि they are unable to understand the modern requirements of the world और वो it hinders somehow the progress of it। तो वो कौन सी टेक्निक और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू द प्राइमरी सोशलाइजेशन जो इनग्रेन्ड हो चुकी है आई फील लाइक आई नो एंड आई रियलाइज इट बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट psychological entrapment। What are some of the mechanism through which we can take a step back or just not let their comments or whatever they say impact me? Excellent question, Marhaba, and I'm very happy that all of you are like coming up with very smart answers, questions. So देखो, एक इसमें सेल्फ वैलिडेशन को इन प्लेस करो, ठीक है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे कहा मैं किस किस की गुलाम पास्ट में रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन अम्मी अब्बू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मेरी बहन जो कि मुझसे 8 साल छोटी है, और वो मेरे साथ रहती है फॉर गुड नंबर ऑफ इयर्स, राइट, और मुझे लगता है कि शी नोज मी मोर देन एनी बडी, राइट। सो अब मैंने अपनी पावर टू नो माई सेल्फ को डेलीगेट कर दिया है, दैट शी नोज मी मोर देन माई सेल्फ। मे बी आपके केस में आपने वो अपने माँ बाप को दे दी है पावर, that your parents know you more than you, right?
अच्छा, अब आपकी अम्मी क्या करती हैं या माय यंगर सिस्टर क्या करती हैं कि वो अपना एक नैरेटिव जो कि उनका जाती है और जो मेरी उनके साथ डीलिंग है, डीलिंग से मुराद मैं उनकी विश लिस्ट को कितना कंप्लाई करती हूँ। अगर मैं कंप्लाई नहीं करती हूँ तो उनके लिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, अगर मैं कंप्लाई करती हूँ तो वो मेरी फेवर में शायद कोई कमेंट देंगे। तो इसका अब जब आपने ये बोरो कर लिया, अच्छा मेरी अम्मी कह रही थी कि मुझे लेट से ये रंग अच्छा लगता है, राइट? हो सकता है आपने दो चार दफा वो रंग यानी वो बात कॉपी कर ली हो, लेकिन पांचवी छठी दफा आपने को लगा नहीं मुझे ये रंग नहीं इतना अच्छा लगता, मुझे तो दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने अम्मी को गलत डिसएग्री कर दिया, नहीं अम्मी रोका या टोका कि अम्मी नहीं ये रंग मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे दूसरा चाहिए, तो अब अम्मी क्या करेंगी? अम्मी आपको अबैंडन करेंगी। कैसे? क्योंकि जो ट्रॉमाटाइज्ड बच्चा होता है ना उसको हर ना फियर ऑफ अबैंडनमेंट ही लगती है, हालांकि उससे होगा कुछ नहीं। जाहिर है आपका रिलेशनशिप टूटेगा तो नहीं, लेकिन आप एंशियस इतने हो जाते हो कि आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है यही पहन लेते हैं, और ये मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, ये इतने सादा नहीं होते नैरेटिव्स ना, वो बड़े डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं जो हम फिर पेन लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं या अग्री कर जाते हैं, जो कि बाद में फिर हमें सफोकेट करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इस वाले मैकेनिज्म पे जिसके अंदर आप फ्लॉ देख पा रही हो, आपको पहले ये फ्लॉ नजर आना चाहिए और इन इट्स एक्यूट क्लैरिटी नजर आना चाहिए, फिर अब हमने करना है कि मुझे लेट से ये काला रंग अच्छा लगता है, अम्मी को काले से नफरत है, तो मुझे अम्मी की नफरत फॉर काले के साथ ओके होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अम्मी को हर वक्त जो है वो प्लीज नहीं कर सकती। अगर मेरे बाओ करने से ही मुझे अप्रूवल मिलना है तो आपको वो कुछ अप्रूवल को लेट गो भी करना पड़ेगा ना। और फिर आप अपने साथ कहेंगी मेरी सेल्फ वर्थ क्या कहती है? मेरी सेल्फ वर्थ ये कहती है कि मैं इनफ हूं, जो काला पहनूं सफेद पहनूं मैं काफी हूं, मैं बेस्ट नहीं हूं बट काफी हूं, आई एम एज गुड एज अदर्स, जिस तरह दूसरे ठीक है मैं भी ठीक ही हूं। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बजाय क्लटर में गुम हो जाओ, आप अपनी थोड़ी सी चीज के साथ कंटेंट हो जाओ। आप, मुझे लगता है कि हम क्या मैक्सिमम सोशलाइजिंग में क्या होता है कि ये लोग आपको बुरा जानेंगे, ये लोग आपको कहेंगे कि जो है ना वो तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हें हर वक्त कोई मसला मसाइल रहता है, बी ओके कि मैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय माय फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, फिर क्या हो जाएगा? हम लोग साथ रहते हैं इसके बावजूद हम एक दूसरे के बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानते। तो क्यों हमने अपने इल्यूजन में रहना है कि हर बंदा मुझे पसंद करता है और हर बंदे को मैं पसंद करती हूँ? नहीं भाई, हम ऐसे नहीं कर सकते। दिल में हम सबको पता होता है कि चंद एक ही लोग होते हैं जिनसे आप जेन्युइनली जिनको एडमायर करते हैं। और अम्मा अब्बा की मोहब्बत भी, विद ऑल ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, अम्मा अब्बा की मोहब्बत भी किसी ना किसी हद तक कंडीशनल होती है। बिल्कुल ठीक। जी साजिद साहब, साजिद गौरी साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो से ये बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि ये जिस किस्म की बातें हैं, ये इससे हम में से हर शख्स को इससे वास्ता पड़ता है। मेरा मैडम से ये सवाल है कि रिश्तों में हमेशा आमतौर पे बड़े भाई या बड़ी बहन को ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे बहन भाई उससे फ़ायदा ले जाते हैं। और हमारे यहाँ आमतौर पे यही कहा जाता है कि आदमी जब भी हारता है तो घर वालों से ही हारता है, बाहर की दुनिया से नहीं हारता। तो या इसमें बड़े बहन भाइयों को क्या करना चाहिए? एक मेरा पंजाबी का मुझे शेर भी याद आ रहा है, कोई रब्बों ही दुखियारे सा, कुछ रब्बों ही दुखियारे सा, कुछ प्यारा ने पटिया, रहंदा खैंदा मार मुकाया, घरे दियां वसनीका। दैट्स इस पे कमेंट ब्यूटीफुल। कर दें। बहुत अच्छे। इस पे जी, मैं भी कमेंट करूंगा बहुत। लेकिन बाद में। जी डॉक्टर साहब। जी जी। सो उसमें बर्थ ऑर्डर की जी पूरी साइंस है पर्सनालिटी के ऊपर, के जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, मेरे जैसे जो मिडिल चाइल्ड होते हैं उनकी जिंदगी की प्लाइट क्या होती है। तो माँ बाप जो है ना वो समझें कि आपका
बचपन में ही ना एक रोल तय कर देते हैं। हम में से बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो माँ बाप के डेलीगेटेड काम कर रहे होते हैं। यानी जो माँ बाप ने काम करने होते थे या करने थे, वो माँ बाप बड़े प्यार से हमारे ऊपर लाद देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैंने तो 2-2 3-3 साल के बच्चों को देखा है, जो कि हम शायद मिडिल क्लास को हम और तरह से देखते हैं, बट अगर आप लोअर अंडर प्रिविलेज्ड को देखें तो 2-2 3-3 साल के बच्चों ने जो 6-6 महीने महीने के होते हैं उनको उठाया होता है, और वो उनको खाना पिलाना कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले दो बच्चे होते हैं, नॉट नेसेसरली ट्रू इन ऑल केसेस, बट एक ट्रॉफी बच्चा होता है जो माँ या बाप के लिए बहुत ही कोई स्पेशल बच्चा होता है, तो एक को क्राउन पे ना देते हैं। और जो दूसरा होता है ना, उसको कहते हैं तुमने जो है ना वो क्या करना है, रेस्क्यूअर बना देंगे, या उसको कहेंगे कि ये मीडिएटर है, इसने हर पूरे घर का जो मेंटेनेंस वर्क है ना वो उसने करना है। और ये कहता कोई भी नहीं इस तरह टेबल पे बिठा के कि तू ऐसा करेगा, बस ये अनसेड बात है। हाँ। तो और फिर बहुत सारे बच्चे घर में उन्हीं माँ बाप से बगैर कोई काम किए हुए भी उतने ही लविंग रहते हैं, उतने ही लवेबल रहते हैं। समहाउ हम कंडीशनड हो जाते हैं कि अगर हमने काम ना किया तो हम माँ बाप हमें अबैंडन कर देंगे। तो एक तो आपकी बात में ये ट्रूथ है कि साइंस भी इसको सपोर्ट करती है कि मिडिल चाइल्ड इज नोबडीज चाइल्ड, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी पेरेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो जो दूसरा आपने कहा कि फायदा उठा जाते हैं, मुझे लगता है ये है कि देखें आप, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चे जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के काबिल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आई थिंक प्रेस्टीज की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने गिवर बनाने बनाने की पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया। तो मैं तो वो किसी भी पोजीशन, किसी भी और के लिए ट्रेड ऑफ नहीं करूंगी कि हम, अच्छा हुआ कि हम देने वालों में से बने, और अगर हमारी वजह से हमारे बहन भाइयों की किसी की भी जिंदगी हमसे बेहतर हुई है तो उसमें हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि हमें सिबलिंग्स के साथ एटलीस्ट फेयरनेस के असूल पे चलना चाहिए और इक्वालिटी के असूल पे चलना चाहिए कि ना मैं किसी को हार्म करूं और ना मुझे कोई हार्म करे। बस आप वो दें जो ओवरफ्लो कर रहा है, जो आपका एक्स्ट्रा है आप वो जरूर दें। वो तो आपने स्ट्रेंजर्स पे भी, नेबर्स का भी आप पे हक बनता है, वो आप उनको भी दें। तो बहन भाइयों से क्यों हम छुपाएंगे या रोकेंगे? लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो आप अपने आप को तकलीफ में डाल के दूसरों के लिए करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी भी इज्जत करना सीखें। बहुत अच्छे। मैं अब वो अपना कमेंट होल्ड करता हूँ, चूँकि आपने मुकम्मल बात कर दी, क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दिया। शुमाइला जी, शुमाइला पूछिए। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे मेरा क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी आ गए। सवाल मेरा ये था कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि आप मतलब एक कोई फर्द ऐसा होता है जिसपे ना फैमिली वाले पूरे ही उस पे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा होता है, या उनको लगता है कि ये मेरी बात सुनेंगे, और मतलब अटैचमेंट उस तरह की हो जाती है। और वो जो असल में बंदा होता है ना वो फंस जाता है बीच में कि वो हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होता। तो उसमें अब मैं यानी सवाल मेरे जहन में ये आता है कि क्या ये भी एक तरह की गुलामी है कि भाई अब आपको फिर आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको अपना आराम भी कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ी इमोशंस उनके साथ अटैच हुए हुए हैं, आप उसको ना भी नहीं कर सकते। और ये एक तरह की गुलामी है, या इसको आप अगेन जो है वो ना ना करने की सलाहियत है ये। जी डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे ही बीच में। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये इनका इनका क्रॉनिक मसला है, ये सवाल बड़ी दफा कर चुकी हैं। वो आपने सुना अच्छा, होगा वो, आज डॉक्टर साहब आप पंजाबी में कहते हैं इस तरह की तबीयत को लिहाजी तबीयत। इनकी लिहाजी तबीयत है, इनको ना करने का तरीका सिखाएं, आज आपका चैलेंज यही है। जी हाँ डॉक्टर। जी, आई थिंक मैं इनकी एक थोड़ी तशखीस कर दूं कि एक्चुअली इस मर्ज को हम कहते क्या है, ठीक है। ठीक और है। अल्लाह ये खैर वाली करे। और ये वाली बात हमारी पिछले सवाल से भी जुड़ी हुई है कि जैसे मैंने कहा कि हम मिडिल चाइल्ड है या ओल्डर सिबलिंग है तो वो गिवर बनता है।
देखो कोई विक्टिम नहीं है यहाँ के ऊपर ना, मतलब व्हेन इट कम्स टू फैमिली, जब माँ बाप और बहन भाइयों की हम बात करते हैं तो सारे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तशखीस जो मुझे लगता है कि मैंने भी बड़ी लेटर अपनी जिंदगी में अपने बारे में जानी, वो है कोडिपेंडेंसी। हम्म। जो को डिपेंडेंट्स होते हैं ना, वो खुद जाके टॉक्सिक लोगों को कहते हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि वो एडिक्ट्स होते हैं रेस्क्यूअर इम्पल्स के साथ। अगर साइकोलॉजी में उसे कहें ना कि आप अपनी पेन पे काम करें, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं 6 और लोगों की पेन के ऊपर काम कर सकती हूँ, अपनी को मैंने नहीं करना, ना मुझे अपनी अटेंड होती है। तो ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है, अपनी पेन को अवॉइड करने के लिए हम दूसरों की वेलफेयर में अननोटिसेबली हम इंडल्ज करते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम भागते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे अंदर एक मॉरल अपराइटनेस जागती है कि हाय हम बेचारे, हाय हमारे साथ ये हो बहुत अच्छे। गया, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मैं अगर कहूं कि जो लोग पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसके बदले में वो लोग दे रहे होते हैं जो डैडी करके, बाबा करके, अम्मा बाजी करके कॉल करते हैं। उनको भी ईगो बूस्ट मिल रहा होता है कि मैं 4 लोगों का घर चला रहा हूं या चला रही हूं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबको कुछ ना कुछ साइकिल में मिल रहा होता है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ डिसफंक्शनल होता है। जितना डिसफंक्शन मेरे अंदर है उतना ही डिसफंक्शन किसी और के साथ है, तभी तो हम एक जगह रुके हुए हैं। आप खुद सोचो ना, एक फंक्शनल और दूसरा डिसफंक्शनल कैसे हो सकता है? 2 लोगों का इक्वली डिसफंक्शनल रहना है, तभी तो वो साथ चल रहे हैं। उनमें से कोई एक ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे रिफ्ट पैदा होगी, लेकिन उनके चलते रहने का मतलब यह है कि दोनों में डिसफंक्शनल बराबर मौजूद है। तो हम अक्सर वन साइडेड स्टोरी सुन के उसके ऊपर ओपिनियन बना लेते हैं, हाँ ये बेचारा है और ये दूसरा अब्यूजर है। नहीं, हर बंदा विक्टिम भी है, हर बंदा विक्टिमाइजर भी है। तो आप पहले अपना ये फैसला निकालो, तज्जिया करो कि भाई मुझे उसमें से क्या मिलता है। मतलब मुझे उसमें से जो ईगो का मसाज मिलता है कि हाँ और कोई भी नहीं करता, मेरी अम्मी भी अगर 10 लोगों में बैठ के कहेंगी कोई और नहीं करता बट इरम कर लेती है, तो बस मैं तो गई हवा में। इसके मैं इसके लिए करती हूँ, इसका मतलब मैं भी उतनी ही नीडी हूं जितना कि कोई और नीडी होगा। डॉक्टर साहब समझ रहे डॉक्टर साहब आपने कमाल डिकोड किया शुमाइला को। हैं? एक्सलेंट। नहीं नहीं, मैं शुमाइला का नहीं, मैं तो नहीं, अपने मैं कॉन्टेक्स्ट मुझे में कह। मुझे मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता है, मैं इसलिए लिबर्टी ले रहा हूँ, लेकिन लेकिन बड़ी अच्छी तशखीस की है आपने। जबरदस्त। अच्छा नूरे सर दोबारा कुछ, वो उनको हमने होल्ड पे रखा था। जी नूरे सर, और मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन हम सुबूक साहब से लेंगे, अगर वो हमारे साथ हैं, वो बड़ी देर इंतजार करते रहे। जी नूरे सर। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था पहले भी ना वो इधर ही आ रहा था, ईगो की तरफ। हाँ तो ये हाँ। उसी तरफ बात चली गई है। तो मैं यही कह रही थी कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी वांट्स को देखते रहेंगे तो ये हम हमारी ईगो कहीं न कहीं बूस्ट होने लग जाएगी। जब हम बहुत ज़्यादा अपना सोचते रहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो ईगो कहीं न कहीं जनरेट हो जाती है, और फिर हम उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो वो डिफरेंस कहाँ से करना है, वो जो बारीक सी लाइन होती है? देखो एक हेल्दी अनहेल्दी में आपको फर्क होना चाहिए। देखो एंगर की गुड साइड भी है कि वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाती है, लेकिन आप हर वक्त ही एंग्री रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको टेम्परामेंटल इश्यूज हैं। तो कनेक्शंस हम सारों को चाहिए, ठीक है, दोस्ती भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए और बहन भाई भी चाहिए। आपको हेल्दी की क्लैरिटी तो हो ना, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, साइकोलॉजिकल ब्रेन फॉग है क्या? आपकी लाइनें ब्लर्ड है। उस लाइनों को ब्लर करने से, सही करने, क्लियर करने के लिए जरूरी है कि अगर आप एक रूल, जिसको रूल ऑफ थंब कह सकते हो, आई एम एज गुड एज अदर्स, अगर वो 2 बार ना कह सकते हैं और वो फिर भी मेरे अजीज ही रहते हैं, तो मैं भी 2 बार ना कह के उनकी अजीज ही रह सकती हूँ। भाई मैं कैसे बुरी बन जाती हूँ एक दफा ना कह के? तो आई एम एज गुड एज अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आप रखें, तो जो चीज मेरे बहन भाइयों को इजाजत है उन्हीं चीजों की मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। जो मेरे पार्टनर को इजाजत है और उसके ऊपर मैं उसे अबैंडन नहीं करती, वही चीजें मेरे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस हम सारे इंसान ही हैं, और हम सारे मोर और लेस एक ही तरह की चीजें चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। बिल्कुल ठीक।
तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। ईगो का मतलब ये भी होता है कभी कभी कि आप बस एक ही तरह के नैरेटिव, विक्टिम विक्टिम विक्टिम, बस बात मान लें कि विक्टिम कोई भी नहीं है किसी भी सिचुएशन में। रिलेशनशिप्स में विक्टिम नहीं होता। वी आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। किसी जगह 40% होते हैं, किसी जगह 60% होते हैं, किसी जगह 50-50 होते हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर राहत मेरा ख्याल है सवाल करना चाह रही थी। डॉक्टर साहब आप हैं तो सवाल कीजिए प्लीज। डॉक्टर राहत जुबैर। जी अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर जी वाले। छोटी सी बात है, अब मुझे पता नहीं मैं इसको प्रॉपर फ्रेज कर रही हूँ कि नहीं। एक तो हमारे यहाँ लोग मानते हैं सेल्फ टॉकिंग को बीमारी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम खुद से बात नहीं करते। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी इस चीज़ पे रोशनी डालें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों से डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्या हम उन्हें खुद से डिस्कस करके मसले का हल ढूंढ सकते हैं? और अगर खुद से बात करनी है तो करनी कैसे है कि वो हमें प्रॉब्लम में मज़ीद फँसाने की बजाय हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए? थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपका राहत। देखो, आपने अगर अपने आप को पहले बात करने से पहले ना अपने बारे में ये तय कर लो कि मैंने अपने अपने आप को ट्रेस बैक करना है, खोजना है, ढूंढना है। ढूंढने के लफ्ज में ये है कि जो सरफेस लेवल पर मैं नजर आ रही हूँ ना, तो मैं ये हूं नहीं, विच मीन्स कि मैं अपने डिलूजन्स को नहीं प्रोटेक्ट करना चाहती कि आज मेरा दिल क्यों टूटा, हाय किसी ने मुझे क्यों कहा। आपने देखना है, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? और झूठ बोलती हूँ तो क्यों बोलती हूँ, किससे ज्यादा बोलती हूँ, किससे कम बोलती हूँ? क्या मैं खुद को फ्रेब देती हूँ? कितना देती हूँ, क्यों देती हूँ? ठीक है। मैं खुद को बिट्रे करती हूँ, कब करती हूँ, किस लिए करती हूँ? अपनी डार्क साइड को पहले खोलो, क्योंकि आपकी डार्क साइड आपको पता देगी आपकी लाइट साइड की तरफ, यानी जो आपकी एंजलिक साइड है। तो अगर आप एंजल एंजल खेलते रहेंगे तो वो 40 साल तक एंजल खत्म हो जाता है और फिर आपका डीमंस जाग जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का इदराक साथ साथ रखेंगी कि मेरी डिमोनिक साइड भी है, और वो मुझे क्या कराती है, वो मुझे कैसे मैनिपुलेशन कराती है, मैं कैसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। देखो, वो जो जो भी हमने बातें की हैं, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो हम भी करते हैं, वो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर मैंने खुद को ढूंढना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जर्नलिंग करें। अब फोन ने तो बहुत सारी प्राइवेसी दे दी है, आपको जरूरी नहीं है कि आप खुद कलामी करें। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो खुद कलामी भी करें, लेकिन मुझे तो लगता है जब आप मुहासबा करेंगी ना अपना, जब अपना कथारसिस करेंगी, तो वो कोई मजे मजे की बातें नहीं निकलेंगी, वहां से रोने धोने वाली बातें निकलेंगी, और वो फिर आप लिखें उनको, आप जर्नलिंग करें, अपने फोन पे करें। और वो फोन कर पे लिखने के बाद आप उनको चाहे डिलीट कर दें, क्योंकि उनको हमने कोई स्टोर नहीं करना, हमने अपनी जो है वो उसको किसी तरह से रिवील नहीं करना। आपके लिए जरूरी है कि आपको अपनी डार्क साइड पता हो। हम्म। जी सबूक साहब आप हैं हमारे साथ? सर सबूक मैं साहब हूँ, जी लेकिन जनाब। मेरे जो सवाल थे वो एड्रेस हो चुके हैं सर। तो टोटली सेटिस्फाइड सर। चलें ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आज। शुरू में मुझे थोड़ा सा ना लगता था कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में शायद वन साइडेड सी बातें होंगी और कुछ अनरियलिस्टिक भी होंगी, लेकिन मैंने फिर भी ना ना। मतलब अपने तौर पे ना रिस्क लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करके देखते हैं। तो हमेशा आपने बड़ी वो रियलिस्टिक और बड़ा बैलेंस्ड जो है ना वो पर्सपेक्टिव दिया है। आज बहुत मज़ा आया फ्रेंकली। थैंक यू, थैंक यू। शायद ये इसलिए ज़्यादा वो मुझे रेजोनेट किया कि मैं खुद भी इस आइडिया पे सोचता रहा पिछले सालों में, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं। मैं थोड़ा डरते डरते और दोस्तों में भी बात हम्म। करते हुए, यार ये क्या कह रहा है, ये तो अपने माँ बाप में और करीबी जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं जिनसे बहुत ताल्लुक होता है, तो उनके बारे में हमें वार्न कर रहा है ये बंदा किस तरह का। मुझे मुझे एक सेंस ऑफ गिल्ट था, यकीन करें, ये बात पहली दफ़ा करते हुए। लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया। थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू आपकी वेरी मच। ऑडियंस मैं माशाल्लाह, आपकी ऑडियंस भी माशाल्लाह ब्रिलियंट ऑडियंस, एंड उनके सारे सवाल बड़े अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट थे। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैड दिस सेशन। तो मैं थैंक यू। एक शायद मुनीर न्याजी का शेर है, वो इसी तरह की किसी कैफियत पे है
तो वो साइकोलॉजिकल उसका वो आप इंटरप्रिटेशन कर सकती हैं। तो उसने कहा था कि मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। तो डॉक्टर ट्रू। साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक खुश यू। रहें, सलामत रहें। बाकी सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।